हेलो एंड वेलकम। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वीमेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हूं वानी फैज़ा और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बीजी फिफ्थ सेमेस्टर बैच 2020 ऑनवर्ड्स के जो बच्चे हैं उनको मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा। जिसके जनरल इंग्लिश जो आप इंग्लिश 4 है तो उसके मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इस गर्ज से कि आप अगर आप लोगों ने अभी कुछ नहीं पढ़ा तो आप लास्ट डेज़ में प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? तो उसके उसके रिलेटेड ये आपके लिए मुफ़ीद होगा, इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो देखना। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है तो इससे आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो पहले हम आप लोगों के सिलेबस के बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। जो आपका सिलेबस है जनरल इंग्लिश 4 का, तो ये 2 मॉड्यूल्स में या 2 पार्ट्स में बँटा हुआ है, ठीक है? जो मॉड्यूल 1 है, क्या है? शाबाश! मॉड्यूल 1 है, उसमें 4 टॉपिक्स है या 4 यूनिट्स है। तो उसमें है पहला द क्वेश्चन ऑफ द हेड, सेकंड है ईच इंस्टेंट योर सेपरेशन प्रेज़ ऑन मी बाय हबा खातून, ठीक है? और थर्ड है उसमें द रिवर बाय ओके अब्दुल अहद आज़ाद और फोर्थ पोएम है इसमें, ठीक है? और फोर्थ पोएम है इसमें आफ्टर 10 इयर्स बाय रहमान राय। तो ये पहला मॉड्यूल है, ये बेसिकली कश्मीरी लिटरेचर की जो ट्रांसलेशन है वही हमें यहाँ पर पढ़नी है। इसमें 3 पोएम्स है और एक शॉर्ट स्टोरी है जो अमीन कामिल ने लिखी है, ठीक है? तो हम इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स लिए हैं इन 4 यूनिट से इस मॉड्यूल के। तो जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें मॉड्यूल सेकंड के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो 80% श्योरिटी रहेगी कि ये क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? इनमें से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आएँगे, ठीक है? तो मैं 100% श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि जो आपका पेपर बना है उसका माइंडसेट मुझसे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, उसका व्यू पॉइंट डिफरेंट भी हो सकता है। बट पेपर की स्टाइल, पेपर का पैटर्न मैंने पहले ही अपलोड किया, वहाँ वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको ये ध्यान से पेपर देखना है, आपका रिवाइज़ भी होगा, रिवीजन भी होगा। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा पढ़ा होगा ये सारी ये पहला मॉड्यूल, तो आपका क्विक रिवीजन भी होगा विदिन 20 मिनट्स या 15 मिनट्स, ठीक है? तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है गिव अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द थानेदार। जो ये क्वेश्चन लिया गया है पहले चैप्टर से, द क्वेश्चन ऑफ द हेड से लिया गया है, ठीक है? तो ये जो थानेदार था इसका डिस्क्रिप्शन देखना, इसका कैरेक्टर स्केच देखना कि वो कैसा आदमी था, वो बुरा था या अच्छा था। तो जो थानेदार था वो क्या था? वो इम्पैशंट बंदा था, वो सेल्फिश था, सेल्फ सेंटर्ड था, ठीक है? वो हमेशा हमेशा से ये एक ही बात कहता है कि जो मर्डर हुआ है, जो केस है मर्डर का, वो मेरे हाथों से नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं ही करूँगा, ठीक है? उसको कोई उसे गरज कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट वो अपने स्टेटस को वहाँ पर डिग्निफ़ाई करना चाहता है कि जो मेरा रुतबा है वो अम्मा से ज़्यादा, अम्मा कौन है? अम्मा है कांस्टेबल दूसरे थाने का, ठीक है? और कहता है कि जो ये मर्डर की इन्वेस्टिगेशन है ये मैं ही अच्छे से कर सकता हूँ और इस इलाके में मेरा जैसा कोई बंदा या पुलिसमैन नहीं है जो ऐसी इन्वेस्टिगेशन करता है जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता था, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हिच लेसन डिड यू गेट फ्रॉम द स्टोरी द क्वेश्चन ऑफ द हेड। आपको इस स्टोरी द क्वेश्चन ऑफ द हेड से आपको कौन-सी स्टोरी मिली? क्या सबक आपको इससे मिला? क्या-क्या आपने इससे इंस्पिरेशन ली? तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें अटैक किया गया है ब्यूरोक्रेसी को, कि एडमिनिस्ट्रेशन को। जो ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े-बड़े ऑफिसर और ओहदेदार या पावरफुल मैन होते हैं, वो कैसे अपनी पावर को यूटिलाइज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। और जो कॉमन मैन है वो क्या सफ़र होता है, क्योंकि एक लॉर्ड एक्शन की एक कोट है, पावर करप्टस एंड एब्सोल्यूट पावर करप्टस एब्सोल्यूटली, ठीक है? तो या जो बड़े ओहदेदार होते हैं, अफ़सर होते हैं, वो कैसे अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं, ठीक है? और जब वो अपने पावर को मिसयूज़ करते हैं तो सफ़र कौन होता है? सफ़र होता है एक कॉमन मैन, ठीक है? हू वाज़ अम्मा? अम्मा कौन है? अम्मा था ये था कांस्टेबल, ठीक है? कांस्टेबल था ये खामपोरा पुलिस स्टेशन का, ठीक है? और इसने पहले ही वो जो मर्डर हुआ था, वो ये डेड बॉडी तक पहले ही पहुँचा था और कहता है कि जो ये केस है ये मेरा है, ये उस थानेदार का नहीं है, ठीक है? व्हाई डिड थानेदार ऑफ़न अब्यूज़ अम्मा। तो जो ये थानेदार है वो बात-बात पे ये अम्मा को क्यों कोसता, उसको गाली-गलौज क्यों देता था? क्योंकि वो कहता है कि जो अम्मा है, थानेदार कहता है कि जो अम्मा है, ये मेरे स्टेटस से मैच नहीं, कंपेरेबल नहीं है, मैच नहीं खाता है, ठीक है? ये मुझसे मतलब क्या मुझसे लर्न नहीं कर सकता, ये इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। बट जो अम्मा है वो भी थोड़ा-सा हॉट हेडेड पर्सन होता है, वो भी चाहता है कि इस केस की मैं ही इन्वेस्टिगेशन करूँ। और इसी से हमने देखा जो थानेदार वो सेल्फ सेंटर्ड हो और इसको अपनी ईगो को सैटिस्फाई करना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए वो क्या कहते हैं, वो हमेशा-हमेशा इस अम्मा को अब्यूज़ करता है। वो इसको क्या उसको शक होता है कि जो अम्मा है वो इसको कुछ प्रमोशन होगी या और कुछ होगी अगर ये इस केस को हैंडल या इन्वेस्टिगेट करेगा। Fifth question is what was the reason behind the impatience of the थानेदार in handling the case of murder? तो जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है कि क्या वो वजह थी, किसकी वजह थी थानेदार क्यों इम्पेशेंट था, उतावला क्यों क्यों था? क्योंकि ये उतावला इसी वजह से था क्योंकि ये जल्द उस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद करना चाहता था, ठीक है? अगर आप लोगों ने इसकी समरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आई कैन गारंटी कि आप ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, ठीक है?
why the dead body's direction of the head was important in the story, the question of the head। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन नंबर 6, जो जो ये हेड, जो डेड बॉडी का इशारा था, वो माने क्यों रखता है इसमें, क्योंकि हमने हमने कंक्लूजन में देखा है कि जिसकी डायरेक्शन में, क्योंकि जो ये मर्डर हुआ था, ये हुआ था जो जो थाने, जो दो थाने की जुरिडिक्शन उसके बीच में हुआ था। ठीक है, ये एरिया उस थाने की, ना इस थाने की जुरिडिक्शन में आता है, ना उस थाने के जुरिडिक्शन में आता है, या ये दोनों के, ये एरिया जहाँ पर मर्डर हुआ था, ठीक है, जहाँ पर ये डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ये दोनों के, दोनों थानों के यूरिडिक्शन में या एरिया में आता था। बट अब यहाँ पर क्या है कि अब वही पुलिस स्टेशन या वही थाना इस केस को हैंडल कर, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जिसकी डायरेक्शन में इस डेड बॉडी का हेड था। इसी वजह से क्या, यहाँ पर हेड क्या बहुत ज्यादा मीनिंग रखता है, और इसी वजह से इस स्टोरी का टाइटल भी पड़ा था, द क्वेश्चन ऑफ द हेड, सवाल चुप ताल्लुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एट द एंड ऑफ द स्टोरी द क्वेश्चन ऑफ द हेड, व्हाट डिड द नरेटर आस्क हिमसेल्फ। जब एक स्टोरी खत्म होती है, जो नरेटर होता है इसका, तो वो अपने आप से क्या कहता है, वो कहता है कि जब वो परेशान होता है कि इस थानेदार की बातें सुन सुनकर, ठीक है, कहता है कि चलो उस लाश को सड़ने दो, या उसमें जान आ जाए, वो घर की तरफ वो बॉडी जा जाए। ठीक है, तो कि ये इन्हीं ख्यालों में मस्त रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज हबा खातून। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आपके लिए। तो जो हबा खातून है वो कौन थी, तो ये इंस्टेंट वाज सेपरेशन प्रिजन में उसी पॉइंट से लिया गया है क्वेश्चन, जो हबा खातून लिखा था। तो हबा खातून एक पोइटेस थी, ठीक है, मिडीवल पोइटेस ऑफ कश्मीर। ठीक है, और इसके जो पोइट्री है, इसने बहुत ज़्यादा इनकलाब, रेवोल्यूशनर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाई है कश्मीर में। ठीक है, एक इनकलाब आया है इसकी इसकी शायरी से। तो आप इस इन शॉर्ट ये लिख सकते हो, जो हबा खातून है, ये एक मिडीवल पोइटेस थी कश्मीरी, और एक फेमस, ठीक है, फेमस पोइटेस थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड हबा खातून लैमिनेटेड इन द पोएम ईच इंस्टेंट यू आर सेपरेशन प्रेजेंट। जो ये हबा खातून है, वो इस पोएम में ईच इंस्टेंट यू आर सेपरेशन प्रेजेंट में, इसमें ये लैमिनेट मीनिंग की ये अफसरदा क्यों थी, या वायगला क्यों करती थी, ठीक है, या वो क्यों रोती थी। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि जो उसका महबूब था, उसको इसे जुदा किया गया था। ठीक है, हुक्मरानों ने, किस हुक्मरान ने, मगध हुक्मरानों ने इसे इसे जुदा किया था, और इसी वजह से ये क्या रो रही थी, वो कहती थी कि काश वो मेरे पास फिर से लौट कर आए, क्योंकि जो मेरी जवानी है ये खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो जिस ब्यूटी को मैंने पाला था अपने महबूब के लिए, वो महबूब ही मेरे पास नहीं रहा, अब मैं इस ब्यूटी का क्या करूंगी। ठीक है, इसीलिए ये लैमिनेट कर रही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच थिंग्स हबा खातून वेस्टेड हर टाइम एंड यंग। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हबा खातून इस पोएम में क्या कह रही है, इस पोएम में कह रहे हैं कि, ये कह रहे हैं कि मैंने अपना टाइम और जवानी जाया की। किन चीज़ों में इसने इसने जवानी जाया, क्योंकि ये कहती है, मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया की अपने आप को सँवरने के लिए। ठीक है? अपने आप को सँवरने के लिए, या मैं बहुत ज़्यादा क्या अपने आप में मस्त थी, मैं मुझे किसी का केयर नहीं था। मैं ठीक है, मैं क्या मैं कैस्टल को बिल्ड कर रही थी एयर में। ठीक है? इन्हीं चीज़ों की वज़ह से इसने अपनी टाइम को वेस्ट किया है, अपनी लाइफ़ को वेस्ट किया है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई हबा खातून सेड दैट द फिजिकल ब्यूटी इज़ टेम्पोरेरी। हाँ। तो इस पाई में कह रहे हैं कि हबा खातून की जो फिजिकल ब्यूटी है, वो टेम्पोरेरी, वो खत्म होने वाली, वो हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि ये कहती हैं कि जो जो इंसान का फेज होता है, कि जब वो बुढ़ापे में जाती है, तो उसकी जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाती है। ये कहती हैं कि जो ब्यूटी है ये किसी काम की नहीं होती है, कि तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है कि इनर ब्यूटी, जो इंसान का ज़मीर है, इंसान का दिल है, वो साफ होना चाहिए, वो ब्यूटीफुल होना, वो खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। जो फिजिकल ब्यूटी जो वो टेम्पोरेरी, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है, फिर वो मर जाता है, तो ब्यूटी किसी के काम नहीं है, क्योंकि ये कहती हैं कि ये एक इल्यूजन है, जो ये फिजिकल ब्यूटी है, क्या है, ये इल्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द थीम ऑफ द पोएम ईच इंस्टेंट यू आर सफरिंग। तो इसकी जो थीम है वो आपको लिखनी है। ठीक है, इसकी थीम क्या बनती है, इसकी थीम बनती है कि जो इंसान है, इंसान क्या है, एपिहेमरल है। एपिहेमरल जो या मॉर्टल है, क्योंकि इंसान जिंदगी में आया है, और इसको इस जिंदगी और इस से रुखसत लेना है। ठीक है, इस दुनिया से इसको रुखसत लेना है, तो इंसान को चाहिए कि वो अपने टाइम की कदर करे, हर एक के साथ अच्छे से चले। ठीक है, तो और अपना कीमती वक़्त ज़ाया नहीं करे। ठीक? तो इसकी ये सिंपल थीम बनती है। क्वेश्चन नंबर 13, माय सन हैज़ संक, माय डे इज़ डन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रेफरेंस। तो यहाँ पर ये आबा खातून एक रेफरेंस यूज़ करती है, माय सन हैज़ संक, माय डे इज़ डन। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि माय सन हैज़ संक, इसका मतलब है कि जो क्योंकि मेरा क्या है कि मैं अब बुढ़ापे में आ चुकी हूँ, मैं अब ओल्ड एज ने मुझ पर घेरा किया है, और माय डे इज़ डन मीन्स कि मेरे में जो जितने दिन मुझे इस ज़िंदगी में काटने थे, वो मैंने काट लिए। ठीक है? अब मैं कभी भी मर सकती हूँ। व्हाट वाज़ द पर्पज़ ऑफ द रिवर इन द पोएम द रिवर। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ये क्या है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रिवर है, पोएम द रिवर जो अब्दुल आज़ाद साहब ने लिखी है, तो इसमें पर्पज़ ऑफ द रिवर क्या है? तो पर्पज़ ऑफ द रिवर यहाँ पर सिंपल है कि जो रिवर है, ये कहता है कि मैं किसी भी हालत में अपनी मंज़िल या अपनी डेस्टिनी को पहुँचता हूँ। ठीक है? जो मेरी मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है, या मेरे रवाँ का यही पर्पज़ है कि मैं अपनी जो मेरा काम है, जो मुझे काम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वो मैं पूरा करूँ, और हर एक को मैं फ़ायदा पहुँचाऊँ। ठीक है? यही इस रिवर का पर्पज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट टाइप ऑफ फिलॉसफी डिड द रिवर फोकस्ड ऑन। तो
किस फिलॉसफी पर ये रिवर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर इंसान को कितनी भी मुश्किलें ज़िंदगी में आई, ठीक है, वो अपने इरादों से हटना नहीं चाहिए और जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद की गई है, जिसको कायनात ने जिसके लिए हमें पैदा किया है, वो हम करना चाहिए, वो हमें करना ही चाहिए, ठीक है। और हमें इस दुनिया में भाईचारे, हार्मनी, ब्रदरहुड को बरकरार रखना है और पीस और ट्रैंक्विलिटी भी हमें बरकरार रखनी है इस दुनिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हाउ डिड द रिवर मेंटेन्स द आइडिया ऑफ इगलिटेरियनिज्म इक्वालिटी। तो कैसे ये मेंटेन करता है इगलिटेरियनिज्म इन द सोसाइटी। देखो कैसे, क्योंकि कहता है कि जैसे मैं बैटिस के साथ हूँ वैसे बुलबुल के साथ हूँ, ठीक है। जैसे मैं अमीर बादशाह गरीब भिखारियों के साथ हूँ, मैं मतलब हर एक के साथ मैं यकसा सलूक करता हूँ, ना मैं किसी को गरीब समझता हूँ, ना मैं किसी को अमीर समझता हूँ। मेरे मेरे लिए राजा नवाब एक जैसे हैं। मैं लेब जो मज़दूर है उनको मैं उनके लिए भी मैं सब्ज़ कालीन बिछाता हूँ और जो ऐश अशरत करते हैं उनके लिए भी मैं सब्ज़ कालीन या पानी फ़राहम करता हूँ। क्योंकि जो जो मतलब मैं हर एक को फ़ायदा पहुँचाता हूँ, ठीक है? और यही एक आइडिया होना चाहिए सोसाइटी में भी, तो जितने भी इंसान हैं वो एक दूसरे के काम आने चाहिए, ठीक, और वो लड़ाई झगड़ों से बाज आने चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब ब्रीफली द पाथ थ्रू व्हिच द रिवर रीच इट्स डेस्टिनी। हमने देखा है कि एक रिवर का पर्पस है अपनी डेस्टिनी तक पहुँचना, ठीक है, अपने गोल को अचीव करना। तो वो कैसे अपने इस मंज़िल तक पहुँचता है। किन-किन रास्तों से हमें इसको गुज़रना पड़ता है। कहता है कि मुझे खुरदरे रास्तों से भी गुज़रना पड़ता है, मुझे डिच से भी गुज़रना पड़ता है, मुझे रवाने से भी गुज़रना पड़ता है, मैं स्टूनों से भी टकराता हूँ, मैं रैम्पार्ट से भी टकराता हूँ, मैं स्नो कवर्ड माउंटेनों से भी टकराता हूँ, मैं पेड़ों कलियाओं में से भी या बड़े-बड़े दीवारों से भी टकराता हूँ और मेरा जो पानी है वो भी जुदा होता है मुझसे, इतनी ज़्यादा सख्ती पहुँचती है मुझे अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 राइट डाउन द मेटाफोर्स यूज्ड इन द पोएम द रिवर। तो जो या आप मुझे कमिट करके लिख लीजिएगा कि जो इस द रिवर पोएम है इसमें कौन-कौन से मेटाफोर्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हाउ द रिवर बिकम्स द वॉइस ऑफ द थंडर एंड द फ्लेम इन द लाइटनिंग। जो ये रिवर है, ये द रिवर पोएम में से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो ये कैसे आवाज़ बनती है किसकी? थंडर की। थंडर मीन्स की बादल गरजना एंड द लाइट फ्लेम इन द लाइटिंग। लाइटिंग क्या होता है कि बिजली बरसना, ठीक है। मैं कैसे बनता हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझाया पोएम में, क्योंकि ये सारा सिलेबस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो वहाँ पर आप विज़िट करो और ये देखो, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ईज़ी एक्सप्लेन किया है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो कहता है कि जब मैं जो ये बादल आते हैं, ये बादल आते हैं मेरी वजह, और फिर ये बादल क्या आपस में टकराते हैं, जब बारिश होती है तो इसी वजह से क्या होती है, इसी वजह से होती है ये थंडरिंग और लाइटनिंग। और अगर आपको मेरी मैं कभी क्या ये कहता है कि मैं कभी सॉफ्ट म्यूज़िक बजाती हूँ, जिससे इंसान को सुकून मिलता है, और कभी-कभी मैं इतनी वायलेंट होती हूँ, ठीक है? ये रिवर कहता है इतना इतना वायलेंट होता है क्योंकि खौफ होता है सबको, ठीक है? क्योंकि अगर आपको मेरा खौफ देखना है, मेरा एंगर देखना है, वो आप लाइटनिंग और थंडर में देखो कि मैं कितना वायलेंट या कितना एंग्री हो या कितना हार्श हो सकता हूँ, ठीक है? डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ द रिवर इन अचीविंग हिज गोल। तो क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 17 ये पावरफुल क्वेश्चन है, ये इनका आंसर एक ही आएगा, ठीक है? कि कोई किन-किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है इस रिवर को अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट डज़ द रेफरेन 10 इयर्स कन्वे इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम आफ्टर 10 इयर्स। जो पोएम है आफ्टर 10 इयर्स, ठीक है? जो रहमान राही साहब ने लिखी है, तो उसमें जो रेफरेन यूज़ किया गया 10 इयर्स, ठीक है? तो वो कहता है कि इसका इसका मतलब क्या है? लास्ट स्टेंजा में इस रेफरेन का मतलब ये है कि ये कहता है कि 10 साल गुज़र गए, 10 साल गुज़र गए। जिस रिवर बैंक पर मैं आता था, किसके किसके लिए? अपने महबूबा को देखने के लिए, ठीक है? जो अब क्या है, वो अब मर गई है, बट 10 साल बाद भी मुझे वैसी विजुअलाइज़ होती है, मुझे वैसी व्यूज़ आती है जो जैसे मुझे 10 साल पहले आती है, क्योंकि वो अपनी महबूबा को देखता है आते हुए, इसके साथ बातें करते हुए, चलते हुए, ठीक है? वही सारी चीज़ें इसको याद आती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 डिस्क्राइब द सीन व्हेन स्पीकर विजिटेड द सेम रिवर बैंक आफ्टर 10 ईयर्स। तो ये भी आफ्टर 10 ईयर्स पोएम से ली गई है। तो यहाँ पर कहता है कि वो उस सीन को डिस्क्राइब करो जब 10 साल के बाद ये स्पीकर या पाइट फिर जाता है उस रिवर में, क्या उस दरिया के किनारे। कहता है कि वैसी ये रिवर डीप था, वैसी ये सीनरी थी, वैसी वो बर्ड्स चिप कर रहे थे, वैसी वो एकाशिया का प्लांट महकता था, ठीक है? वैसी मतलब वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही थी जो आज से 10 साल पहले थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 हाउ डज़ द स्पीकर डिस्क्राइब हिज बिलव्ड इन द पोएम आफ्टर 10 इयर्स। तो आफ्टर 10 इयर्स पोएम में कैसे स्पीकर अपनी महबूबा को डिस्क्राइब करता है, क्या क्या हाल ये चाल बताता है कि मेरी महबूबा क्यों कहती है कि मेरी महबूबा के हाथों में मेहंदी लगी होती थी, वो ऐसी चलती थी कि जो ये सीढ़ियाँ थी, जो ये घास था, उसको उसके उसके कदमों को गिनती और चूमती थी, और मैंने उसके साथ मतलब वो जब हंसती थी तो
स्माइल करती तो मतलब सारा जो वहाँ के नज़ारे थे वो चहकते थे, ठीक है? ओके, हाउ क्वेश्चन नंबर 24 हाउ एंड व्हाई आर द स्पीकर एंड हिज बिलव्ड फैशनेड देयर ड्रीम ऑफ लाइफ। तो कैसे और कहाँ स्पीकर और इसकी महबूबा ने अपनी ज़िंदगी के ख्वाब कैसे सजाए? तो ये कहते हैं कि जब वो रिवर बैंक पर आती थी पानी लेने के लिए, ठीक है? और हमने वही वादा किया था कि हम एक-दूसरे का साथ हमेशा निभाएँगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 25 मेंशन द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम आफ्टर 10 इयर्स। तो यहाँ पर देखना है कि पर्सोनिफिकेशन क्या-क्या यूज़ हुई है पोएम आफ्टर 10 इयर्स में। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम आफ्टर 10 इयर्स। जो मेन थीम क्या है कि आफ्टर 10 इयर्स की जो पोएम है इसकी मेन थीम क्या है? इसकी मेन थीम है कि जिस इंसान से हम बेहद मोहब्बत करते हैं, ठीक है? वो कितना भी दूर हो जाए हमसे, हमें वो कभी क्या हमें वो कभी ठीक है? हाँ, मतलब हम उसको कभी भूलते नहीं हैं। हमें वो हमेशा याद रहता है, ठीक है? हमें वो कभी हमेशा क्या याद रहता है, ठीक? तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे या इंटरेस्ट लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? और वीमेकर को सब्सक्राइब करो, थैंक यू। और इन सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर विज़िट करो और ये अपना सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करो। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।